नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आगामी 3 महीने में होने वाली परीक्षाओं की रणनीति क्या होनी चाहिए। उस समय जब आप एक से अधिक फॉर्म अप्लाई किए हों और कंफ्यूज हों कि किस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, किस परीक्षा की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और अगर सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीनों की, तो उम्मीद के अनुसार इन महीनों में एक से अधिक परीक्षाओं में आपको बैठने का मौका मिल सकता है। तो जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में होने वाली प्रवक्ता परीक्षाओं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को रखा जा सकता है। साथ ही अगर आप इन परीक्षाओं के साथ यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो हमने चिंतन मनन किया, क्योंकि इस समय जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो तमाम फॉर्म निकले हुए हैं। कुछ की परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ की परीक्षाएं आगे होने के चांस है। तो कैसे आप अपने को मैनेज करें, उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो हमने एक चार्ट बनाया हुआ है कि आपको 2 तरीके की परीक्षाओं को देने का मौका मिल सकता है। एक ऐसी परीक्षा जो कि नौकरी वाली परीक्षा और दूसरी पात्रता परीक्षा। नौकरी वाली परीक्षाओं की बात करें तो आप सब अलग-अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कम से कम वो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में काम करे, वहाँ पर पढ़ाए। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं तो उत्तर प्रदेश प्रवक्ता में कई तरीके की प्रवक्ता परीक्षाएं होती हैं, जिसमें कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम आजकल आजकल होने की कोशिश में है कि कब उसकी डेट आ जाए। पहले भी आई हुई थी, लेकिन अब आने की चांसेज हैं। 1 सप्ताह धीरे-धीरे पूरे होने वाले हैं। हो सकता है कि जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, उसके 2-3 दिन बाद ही इसकी कोई न कोई डेट आ जाए। इसके बाद एलटी का फॉर्म निकला हुआ है। जो भी विद्यार्थी एलटी में उम्र के कारण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण अगर वो वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, उनको निराश नहीं होना है। अगर वो पहले ही टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं, तो एकदम से कमर कस के रख लें कि हमें हर हालत में यहाँ पर एक सीट पर कब्जा करना है। और जो वंचित नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे यूपी जीआईसी को भी आपको देखने को मिलेगा, जीडीसी और तमाम शिक्षक भर्तियां संभावित हैं कि होंगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और यहीं पर नौकरी करना चाहते हैं, तो ये तमाम नौकरी वाली परीक्षाएं हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, कुछ परीक्षाओं में आप उम्र और विषय कॉम्बिनेशन के कारण वंचित रह गए होंगे। यदि आपके पास समय है तो विषय कॉम्बिनेशन को ठीक कर लीजिए। अगर नहीं है तो जो मौके मिल रहे हैं उन मौकों को आपको भुनाना है। ये नहीं कि आपको परेशान होना है कि फला फॉर्म भर लिया, मैं फॉर्म नहीं भर लिया, और अगर मैं पहले ही इस चीज को कर लिया होता तो फिर आज इस फॉर्म को भर लिया होता। तो ये जो चीजें हैं जो आपके भूतकाल में बीत गई, अब वो दोबारा नहीं हो सकती। उदाहरण मैं दूं, मैं इसके पहले छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर था और जब तक मैं था वहां पर एनपीएस नहीं, वो ओपीएस नहीं लागू था। लेकिन मेरे आने के 1 साल के बाद वहां पर ओपीएस लागू हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्यों बिहार में आ गया या फिर अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में मैं प्रयासरत हूँ पढ़ाने के लिए, खासतौर से अपने उत्तर प्रदेश में जाने के लिए, ठीक है। तो आ, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं। जो आपके सामने घटित हो रहा है उसी को आपको मानकर चलना है कि हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हमने अपना उदाहरण इसलिए दिया ताकि आपको लगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष है और उन्हीं संघर्षों से हमें निकलना है, उबरना है और सफलता तक जाना है। अगर आप नौकरी पा भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत होगी, आपको सभी लोग आदर्श के रूप में देखेंगे। तो मौके बहुत हैं।
आप अगर एलटी में नहीं भर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने इंटरमीडिएट में संस्कृत लाकर बहुत अच्छा किया है। मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी और संस्कृत के साथ बीए किए हुए हैं तो भी काफ़ी था, आप टीजीटी हो सकते थे। लेकिन अब नियम बनाने वाले किस तरीके से बनाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो यूपी में है तो आपको तमाम मौके मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि दरवाजे बंद नहीं हैं। आप जो आपके सामने है, उसको लेकर आप कटिबद्ध होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप बीपीएससी ट्री का फॉर्म भरे हैं, आप चाहे यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे किसी भी राज्य से हैं, खासतौर से जो बिहार के विद्यार्थी हैं, उनको ये चाहिए कि बीपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस करें और यहीं पर नौकरी ले लें। तो इस एग्ज़ाम को वो सीरियसली दे सकते हैं। ठीक है, कोई कहीं का भी फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्राथमिकता होती है कि हमारे प्राथमिकता में ये राज्य है, इसकी हम तैयारी करेंगे। तब जब आपके सामने एक से अधिक परीक्षाएँ निर्धारित हों और सभी एक ही डेट के आस-पास में होने के चांसेज़ हों, तब उस स्थिति में ये सब आपको करना है, ठीक है? हाँ, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 की भर्ती आई हुई है। पश्चिम बंगाल में टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आई हुई है। कुछ विद्यार्थी ने फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके भी कहा कि इसके बारे में बताइए। मैंने सिलेबस देखा तो 90% सिलेबस सभी राज्यों में जो भी परीक्षाएँ हिंदी की होती हैं, मिलता-जुलता है, लेकिन कुछ उसमें पोर्शन संपादित किताबों का लगा हुआ है। तो अगर आप 90% भी तैयार करके जाते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। डीएसएसबी की परीक्षाएँ लगातार चल रही हैं, अगस्त में भी प्रस्तावित हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षाएँ चल रही हैं। एक बार हो चुकी है, लेकिन फिर से जो पहला चरण है, उसका एग्ज़ाम अगस्त में ही निर्धारित है। इसके बाद मेंस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे के जो 2-3 महीने हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड, यूके, एमपी सभी में कुछ न कुछ शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर आप निश्चित कर लीजिए कि हमें किस स्टेट की में नौकरी करना है। हाँ, परीक्षा देने आप ज़रूर जाइए। फॉर्म भरे हैं तो परीक्षा आपको देना चाहिए, जिससे कि आपको अनुभव मिलेगा और कई बार तो प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो ये हो गई नौकरी वाली परीक्षाओं की तैयारी आपको गंभीरता से करना है। एक सीट पे आपको अपना कब्जा जमाना है। अगर दूसरी तरफ हम देखें पात्रता परीक्षाएं, यूजीसी नेट 11 के एग्जाम, सेट बेट के एग्जाम, एस टेट के एग्जाम, सी टेट, टेट, ये सभी पात्रता परीक्षाएं हैं। अगर आपके समानांतर नौकरी वाली परीक्षाओं के समानांतर पात्रता परीक्षाएं भी हो रही हैं, तो इनके फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कीजिए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपका टारगेट नौकरी वाला रहे, ठीक है? क्योंकि पात्रता परीक्षाएं हर 6 महीने पर होती हैं, तो एक हाफ चांस अगर मिस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नौकरी वाली परीक्षाएं आप जानते हैं कि 2 से 3 साल के बाद आती हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो भी मौका मिल रहा है, नौकरी वाले में ज़रूर कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने ये निर्णय ले लिया कि हमें नौकरी वाली ही परीक्षाओं की तैयारी करना है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं में फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर वो योग्य ही नहीं थे, अब आगे वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त समय है। यूजीसी नेट 11 की तैयारी करें, सेट की तैयारी करें, एसटेट की तैयारी करें, जो भी पात्रता परीक्षाएँ उनकी तैयारी करें, तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी करते समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो आपने खुद नोट्स बनाया है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ते रहिए। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई नया तथ्य आपको मिला, तो अपने नोट में उसको जोड़ लीजिए। पाठ्यक्रम को समय-समय पर देखते रहिए, उसका अवलोकन करते रहिए कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक-एक प्रश्न का बड़ा ही महत्व होता है। इसलिए हर टॉपिक को एक नज़र ज़रूर आप देख कर जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ही पढ़ रहे हैं। कभी-कभी भाषा विज्ञान को भी पढ़ लीजिए, काव्य शास्त्र को भी पढ़ लीजिए। थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और पाठ्यक्रम में जिस हिसाब से लगा हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। मूल किताबों को समयानुसार और विषयानुसार रिवीजन करते रहिए। मूल किताबों को ऐसा नहीं है कि आप अलमारी में रख दीजिए
या फिर टेबल के एकदम किनारे रख दीजिए, उनको उठाइए ही मत। मूल किताबों का मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार अगर कुल टेक्स्ट लगे हुए हैं तो उन टेक्स्ट को भी पढ़िए, और साहित्य इतिहास ग्रंथों को पढ़ना ही पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए, बच्चन सिंह को पढ़िए, चतुर्वेदी जी को पढ़िए, विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़िए, नगेंद्र को पढ़िए। नाम हमने ले लिया लेकिन आपको घबराना नहीं है। 2 से 3 किताबों को भी इनके बीच से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी बनी रहेगी। इसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पर आधारित जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको आप अपने पास जरूर रखिए, उसका रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों के पैटर्न को समझिए, उनके नेचर को समझिए, और कौन ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिवीजन हो रहे हैं, रिवाइज करके पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनको अपने नोट्स में एक जगह नोट करते रहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, और चांसेज रहते हैं कि वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर दूसरे फॉर्मेट में भी हर एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से भी अप्रोच आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट एकदम से करते रहिए, और कोई ना कोई चैनल को आप देखिए जहाँ पर प्रैक्टिस सेट अच्छे से कराई जाती हो। ठीक है, अगर हम अनुराग हिंदी एकेडमी की बात करें तो हमने मूल किताबों के ऊपर भी काफी चर्चा की हुई है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा दिया। बच्चन सिंह का जो जिस्ट होता है उसको पढ़ा दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी हमने 60% के आसपास में एमसीक्यू करा दिया। ठीक है, तो मूल इतिहास ग्रंथों को हमने पढ़ाया है। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी की कुछ पोर्शन को भी हमने कवर करने की कोशिश की है, आगे भी करते रहेंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उनको पढ़ते रहिए। और सबसे जरूरी बात है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कई बार इसको पढ़िए, रिवाइज करते रहिए इसको, जिससे कि अगर कोई दोहराव करके क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी सही रणनीति हो सकती है इन 3 महीनों में, उस समय जब आपके सामने एक से अधिक एग्जाम पड़े हों, और देखेंगे कि सिलेबस मिलते जुलते हैं। किसी में टेक्स्ट लग गया है, किसी में टेक्स्ट नहीं लगा है, किसी में व्याकरण ज्यादा है, किसी में व्याकरण नहीं, किसी में थोड़ा बहुत अंतर है, कहीं संस्कृत पूछ लिया गया है, कहीं पे संस्कृत नहीं है, उसके जगह पे कोई अलग लैंग्वेज है, या फिर क्वालिफाइंग पोर्शन दे दिया गया है। तो परीक्षा के 2-3 दिन, 1 सप्ताह पहले उस हिसाब से मूड बनाकर आप जा सकते हैं। अगर इन सभी में आपने फॉर्म भरा है तो सबका एग्जाम आप दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको द्वंद्व में रहना चाहिए कि फला का एग्जाम दे कि नहीं दे। आने जाने में जो दिक्कत होती होगी वही परेशानी है। बाकी तो आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े हुए भी आप किसी पेपर को देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि इसको मैं हल कर सकता था। तो उम्मीद है कि आपके सामने जो समस्याएं रही होंगी, मन में जो उथल पुथल रही होगी, द्वंद्व रहा होगा, वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। क्योंकि हम भी एज ए परीक्षार्थी के रूप में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो हमें लगा कि कुछ बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित विज्ञापन निकले थे। उनमें तमाम विद्यार्थियों ने अपना अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वंचित रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके सामने अब कोई अवसर नहीं है, बहुत अवसर है। बस आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने को मजबूत करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चुनौतियां आती हैं तो कोई न कोई नए रास्ते के माध्यम से आपको सफलता तक ले जाती हैं। ठीक है, कोई आपसे 1 साल पहले नौकरी पा जाएगा, आप 1 साल बाद पाएंगे। हो सकता है कि आपने जिस फॉर्म को अप्लाई किया है उसी में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर दें तो आप पहले भी पा सकते हैं। इसलिए आगे पीछे जीवन में होता है, इसको लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।